Here the question says, with reference to the decline of Mughal Empire in the 18th century, consider the following statements. The weakening of the Mansabdari system reduced the efficiency of military mobilization. तो औरंगजेब ने बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज उसने बहुत सारी वॉर्स लड़ी, ठीक है, अपने स्टेट के एक्सपेंशन करने के लिए और बहुत सारी रीजनल अपराइजिंग्स को सप्रेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल जाट, सिख और सतनामीज, मराठा एटसेट्रा। अच्छा, तो इन कॉन्टिन्यूस वॉर्स को लड़ने के लिए उसको फंड चाहिए था और बहुत सारी मिलिट्री चाहिए थी, मतलब फंड एंड मिलिट्री। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने एक सोल्यूशन निकाला। अब सपोज ये एक लिमिटेड लैंड है और ये ऐसे 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मतलब सपोज इसमें 9 जागीर हैं, तो इसमें 9 जागीरदार बनेंगे और 9 मनसबदार बनेंगे। अच्छा, तो इस फ्यूडल स्ट्रक्चर में ये होता था कि जो नोबल्स होते थे यानी जागीरदार या मनसबदार एटसेट्रा, वो अपनी सेपरेट मिलिट्री को मेंटेन करते थे। जितनी बड़ी जागीर होगी उतनी बड़ी वो अपनी पर्सनल मिलिट्री को मेंटेन करेंगे और उसके द्वारा वो किंग को एग्जिस्ट करेंगे। तो अब लैंड तो लिमिटेड था, औरंगजेब ने क्या किया, उसको और बहुत सारी जागीरों में सेम लैंड को उसने बांट दिया। और उसने क्या किया, उसने दिखाया कि फेक रेवेन्यू, कि इन जागीरों में से रेवेन्यू और ज़्यादा आता है। तो सपोज एक्चुअल रेवेन्यू था 5000 यूनिट, लेकिन उसने दिखाया कि इतना 10,000 यूनिट और कहा कि आपको इस कारण से ज़्यादा सेना मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इस कारण से जागीरों का साइज कम होता गया और जागीरों पे प्रेशर बढ़ता गया। तो अब जो नया मनसबदार आएगा इस कंडीशन में, तो वो सर्टेन प्रॉब्लम्स फेस करेगा। पहली प्रॉब्लम होगी, उसने ज़्यादा मिलिट्री तो मेंटेन की है, लेकिन उनको सैलरी कैसे देगा। और ये दूसरी चीज़ वो क्या करेगा कि वो इससे बचने के लिए फेक अमाउंट ऑफ सोल्जर्स किंग को दिखाएगा कि हमारे पास इतने सोल्जर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में सोल्जर्स होंगे नहीं। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स थी, दीज वर मेजर structural faults of the military of Mughal Empire. Fake amount of soldiers and the other one is non-regular salary. उनको हमेशा सैलरी भी नहीं मिलती थी और इन सब कारणों से उनकी आर्मी क्या थी, बहुत एफिशिएंट आर्मी नहीं थी। एंड देयर वाज अनदर रीजन कि वहां पर हमेशा वॉर्स ऑफ सक्सेशंस होते रहते थे। तो सर्टेन नोबल्स क्या कर रहे हैं, वो किसी एक राजा के लड़के का सपोर्ट कर रहे हैं और सर्टेन नोबल्स किसी दूसरे लड़के का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सिविल वॉर्स के कारण उनकी मिलिट्री की एफिशिएंसी कम हो गई थी, जो मुगल ट्रेजरी थी वो भी ड्रेन्ड आउट हो चुकी थी, और जितने भी नोबल्स थे वो बहुत फोर साइटेड नहीं थे, दूरदर्शी नहीं थे, क्योंकि उनका एम क्या रहता था कि कैसे हम अपने सपोर्ट के राजा को बैठाएं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागीर मिले। सो स्टेटमेंट 1 सेज the weakening of the Mansabdari system reduced the efficiency of military mobilization. Therefore, statement 1 is correct. Foreign invasions in the 18th century were a primary cause rather than a consequence of imperial weakening. Invasion of नादिर शाह. So, नादिर शाह का invasion 1739 में हुआ from the north western part of India. He was a Persian ruler. तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब जो नादिर शाह की आर्मी थी उससे 10 गुना बड़ी मुगल आर्मी थी, बट वो मुगल आर्मी सिर्फ 3 घंटे के अंदर में मुगल आर्मी ने सरेंडर कर दिया और नादिर शाह की छोटी सी सेना सीधा महल के अंदर कैप्चर कर गई और सीधा वहाँ की ट्रेजरी तक पहुँच गई। पर ट्रेजरी में जितना सामान वो नादिर शाह ले जा सकता था तो उसने सारा सामान लिया, जिसमें तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा एंड 70 करोड़ रुपए ट्रेजरी से उसने निकाल लिया।
So this incident highlights, in spite of having 10 times bigger army, they lost battle in just 3 hours. So major cause was कि उनकी आर्मी का स्ट्रक्चर सही नहीं था, मुगल्स का डिसऑर्गेनाइज्ड थी। अब अलग अलग नोबल्स थे तो अलग अलग लीडर थे, तो वो एक साथ लीड कर रहे थे, कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्ट्रक्चरल कॉजेस वो नादिर शाह के सामने हार गए। देयरफॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट कि नादिर शाह का इन्वेजन एक्चुअल कॉज नहीं था, बिकॉज कोई भी बाद में आता, इवन अहमद शाह अब्दाली भी बाद में आया था, इनकी मिलिट्री ही इतनी वीक थी, इनको कोई भी उखाड़ फेंकता, इवन फॉर द ब्रिटिश भी। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है एग्रेरियन क्राइसिस एंड पीजेंट अपराइजिंग्स वर लिंक्ड टू इंक्रीज रेवेन्यू प्रेशर अंडर लेटर मुगल्स। जब जागीरदार पे प्रेशर ज़्यादा होगा कि आपको इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है, वो किससे कहेगा? वो कहेगा जमींदार से कहेगा। अब जमींदार किससे कहेगा? जमींदार वो कहेगा किसानों से कहेगा, किसानों के ऊपर प्रेशराइज करेगा। तो जो जमींदार था वो जमीन से जुड़ा हुआ है, जमींदार जमीन से जुड़ा हुआ है, जागीरदार को किंग अपॉइंट कर रहा है। तो जो बहुत सारे जमींदार थे जिनके अंदर नेतृत्व क्षमता थी, उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इवन हमारे मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, तो ऑल दीज वर एक्चुअली जमींदार्स इनिशियली। सो जो किसानों के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर था रेवेन्यू का, दैट कॉज्ड हेविली these uprisings, these revolts against the imperial Mughal, and it also helped in the weakening Mughal Empire। क्योंकि सक्सेशन वॉर्स चल रही हैं, सिविल वॉर्स हैं, और उस टाइम पे मराठा लगातार उन पे हमला करके गुरिल्ला टैक्टिक्स के द्वारा जगह जगह उनसे जमीन छीनते जा रहे हैं। तो दैट्स वाई औरंगजेब के समय में मुगल एम्पायर का जोग्राफिकल एरिया पीक पे था। लेकिन चाहे सिख हो, चाहे मराठा हो, चाहे जाट हो, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऐसे गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज करते हुए इनसे बहुत सारी जमीन छीन ली। तो दिस वर ऑल्सो अ मेजर कॉज फॉर मुगल इंटीग्रेशन। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। द इमर्जेंस ऑफ सक्सेसर स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बोथ कंटिन्यूटी ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस एंड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। सो यहाँ पे 2 चीजें हैं। सक्सेसर स्टेट्स ऐसे स्टेट्स थे जो बाद में अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल हमारा बंगाल अलग हो गया था, हमारा हैदराबाद अलग हो गया था, और हमारा अवध 1720 से लेकर के 30-40 के बीच में। तो जो ये स्टेट थे ये अलग हो गए थे, लेकिन ये अपने एज अ किंग को, ये मतलब ये मुगल किंग को ही अपना किंग मानते थे, लेकिन ये प्रैक्टिकली इनके एक्शन अलग रहते थे, अपनी सेपरेट ट्रीटीज करते थे, इनके सेपरेट रिलेशंस होते थे इनके नेबरिंग स्टेट से। तो मतलब कि सिंबॉलिक हेड मुगल एम्पायर था। सो जब इतने, जैसे बंगाल था वो सबसे ज्यादा रिच स्टेट था, तो बंगाल अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया, अवध अलग हो गया, तो मेजर जो फाइनेंशियल हब थे वो अलग हो गए। तो इस कारण से इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो मुगल एम्पायर की वो और वीक हो गई। तो इस कारण से दे हैड लेस मनी टू डेवलप एंड अडेप्ट देयर आर्मी, देयरफॉर डिसइंटीग्रेशन इससे और ज्यादा बढ़ गया। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 1 to 4. So here question says, with reference to the disintegration of Mughal Empire in 18th century, consider the following statements. The crisis of Jagirdari system led to intensified competition among nobles, weakening the central authority. Statement 1 is correct. The rise of regional states such as Awadh and Hyderabad was entirely anti-Mughal in character from the outset. So this statement is therefore wrong. Prolonged Deccan campaigns under Aurangzeb's
strained imperial finances and military resources। तो अब इसको देखो, अब हमें पता है कि औरंगजेब ने क्या किया था, हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स लगा दिया था। तो इस कारण से जो लोकल हिंदू जमींदार थे, फॉर एग्जांपल मराठा ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया और गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज़ करके इससे बहुत सारी ज़मीन छीनी और इस पे जगह जगह से आक्रमण करके इसके खजाने को भी लूटते थे। सो औरंगजेब वॉज नॉट एबल टू कॉन्कर द मराठा एम्पायर। और क्योंकि जो औरंगजेब था, ही हैज़ अ लॉट रिलीजियस मोटिवेशन, तो डेक्कन के इलाके में जो मराठा एम्पायर के हब्स थे और साथ में सम अदर डेक्कन सुल्तान्स, तो उस रीजन को कैप्चर करने के लिए औरंगजेब ने अपना पूरा जोर लगा दिया और पूरे 22 साल तक उसने अपना मिलिट्री कैंपेन कंटिन्यू रखा। इवन उसने क्या किया, उसने अपनी कैपिटल को डेक्कन में भी शिफ्ट कर दिया, जो कि बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। तो अब इतने प्रोलॉन्ग्ड वॉर के कारण क्या हुआ कि सारे उसके जो फाइनेंसेस थे कम हो जाएंगे और मिलिट्री रिसोर्सेज भी कम होते जाएंगे, एम्पायर वीक होता जाएगा। सोचो कि जो एम्पायर लगातार सिविल वॉर्स में लगा रहा है, प्रोलॉन्ग्ड इतनी लंबी वॉर्स में जा रहा है, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वो और कोई लंबी वॉर लड़ नहीं सकते। तो सपोज अगर बंगाल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, तो लेकिन मुगलों के पास अब इतना पैसा ही नहीं बचा कि वो एक और लंबी प्रोलॉन्ग्ड वॉर को कंटिन्यू कर पाए। सो इट हेल्प्ड इमेंसली इन द फॉर्मेशन ऑफ successor states. So this statement is also correct. The increasing autonomy of provincial governors reflected both administrative decentralization and fiscal stress. अब इससे क्या होगा कि उन रीजन से आने वाला रेवेन्यू अब मुगल एम्पायर के पास में जाएगा नहीं, तो उसकी फिजिकल कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन और पुअर होती जाएगी, विच विल फर्दर एक्सेलरेट द डिसइंटीग्रेशन। क्योंकि अब उनके पास अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगी तो वो अपनी मिलिट्री को डेवलप नहीं कर पाएंगे, उनको रेगुलर पेमेंट नहीं दे पाएंगे। सो ऑल दीज फैक्टर्स इंटेंसिफाइड फर्दर डिसइंटीग्रेशन। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर वुड बी 134।